आज का जो टॉपिक है उसका नाम है केराटोप्लास्टी। केराटोप्लास्टी होता क्या है? टर्म देखिए, केराटो पहले ही बताया था इसके एनाटॉमी में। कहीं पर भी कॉर्निया आए तो वहाँ पर कॉर्निया नहीं लिखता है, केराटो लिखता है। प्लास्टी, प्लास्टी मतलब ग्राफ्टिंग, कॉर्निया के ग्राफ्टिंग। इसका दूसरा नाम कॉर्निया ग्राफ्टिंग या कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन भी है। ये एक ऑपरेशन है जिसमें पेशेंट का जो खराब कॉर्निया होता है ना, उसको रिप्लेस करते हैं हेल्दी क्लियर कॉर्निया से। ये मेनली दो तरह का होता है, ऑटो केराटोप्लास्टी और एलो केराटोप्लास्टी। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ टिश्यू, मतलब सेल्फ टिश्यू से क्या हुआ, ठीक किया जाएगा। और एलो केराटोप्लास्टी मतलब डोनर, किसी दूसरे इंसान से क्या होंगे, हम लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ऑटो केराटोप्लास्टी के बारे में डील करते हैं। जो ऑटो केराटोप्लास्टी है ना, वो दो तरह का होता है, रोटेशनल केराटोप्लास्टी और कॉन्ट्रालेटरल केराटोप्लास्टी। रोटेशनल केराटोप्लास्टी क्या होता है? इसमें है ना, पेशेंट का जो सेल्फ कॉर्निया है वो ट्रांसफिंड होता है और रोटेट करके क्या कर दिया जाता है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पॉपुलर एरिया में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका जैसे कि देखिए, ये हमारा मान लीजिए कि कॉर्निया है, बीच वाला पार्ट में क्या हो गया है, हमारा स्कार हो गया है या क्लॉडीनेस हो गया है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको पेरिफेरल पार्ट में भेज दिया जाएगा ताकि जो हमारा सेंट्रल पार्ट है वो क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है। दूसरा है कॉन्ट्रालेटरल केराटोप्लास्टी। जब कॉर्निया एक आई का क्या हो जाए, पूरी तरह ओपेक हो जाए और दूसरे आई का ब्लाइंड हो, लेकिन क्या हो, क्लियर हो, तब क्या किया जाता है कि जैसे कि पिक्चर बना के बताती हूँ। ये मान लीजिए एक आई का कॉर्निया है, ये दूसरे आई का कॉर्निया है। ये कॉर्निया क्या हो गया, पूरी तरह ख़राब हो गया है ओपासिटी के कारण। और जो दूसरा आई है वो क्या है, उसमें ब्लाइंडनेस होया हुआ है, लेकिन ब्लाइंडनेस है पर इसका कॉर्निया क्या है, सही है। तो ये कॉर्निया हम इस आई में फिट कर देते हैं। समझ गए? कॉन्ट्रालेटरल केराटोप्लास्टी क्या होता है? ये मेनली किस में देखने को मिलता है? तो ऑप्टिक एट्रोपी या रेटिनल डिटैचमेंट में ऐसा होता है। ठीक है। एलो केराटोप्लास्टी, एलो मतलब क्या बताए थे, डिफरेंट। एलो मतलब डिफरेंस समझ लीजिए, मतलब किसी डोनर से लेना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें जो पेशेंट है ना, पेशेंट का जो डिजीज कॉर्निया है वो रिप्लेस होता है डोनर के हेल्थी कॉर्निया से। ये मेनली दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी और दूसरा को कहते हैं लेमुलर केराटोप्लास्टी। जो पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी है ना, इसका दूसरा नाम फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी भी होता है। इसका मतलब कि जो पांचों लेयर है, अभी आपको बताया था पांचों लेयर का नाम, इसके एनाटोमी में कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई। ए से क्या होता है, एंटीरियर एपिथेलियम। बी से क्या होता है, बुमेन्स मेम्ब्रेन। सी से क्या होता है, कॉर्निया स्ट्रोमा। डी से क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ई से क्या होता है, इंडोथेलियम। ठीक है। तो ये पांचों लेयर क्या होता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए इसको फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है। अब जो लेमुलर केराटोप्लास्टी आएगा, इसको पार्शियल थिकनेस ग्राफ्टिंग कहते हैं या पार्शियल थिकनेस केराटोप्लास्टी कहते हैं। इसमें सिर्फ आउटर लेयर डोनर से लिया जाएगा। ठीक है, बाकी सब उसी में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा लेंगे भी और नहीं भी लेंगे, डोनर प्रोवाइड क्या करेगा, जैसे कि देखें क्या मान लीजिए कि ये रिसिपिएंट है जिसको चाहिए, ये डोनर है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, तो रिसिपिएंट के पास ऑलरेडी इंडोथेलियम है अपना, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा है। ठीक है, तो डोनर से हम क्या लेंगे, इपिथेलियम, बुमेन्स मेम्ब्रेन, और अगर स्ट्रोमा है तो स्ट्रोमा नहीं लेंगे, अगर स्ट्रोमा नहीं है तो स्ट्रोमा लेंगे। तो इस तरह से हम लेमुलर केराटोप्लास्टी करते हैं। ठीक है, लेमुलर केराटोप्लास्टी भी बाद में जाके सब डिवीज़न होता है। पहला नाम है डीप एंटीरियर लेमुलर केराटोप्लास्टी। ये परफॉर्म होता है जिसमें इंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉर्मल होता है,
जैसे कि एग्जाम्पल केराटोकोनस, टाइनी ऑफ कॉर्निया। इसमें क्या होता है, तो याद रखिए डीप एंटीरियर लैमिला। इसमें क्या है, डीप कहने का क्या मतलब है, जो डीप लेयर हैं वो क्या हैं, नॉर्मल हैं, तो बाकी लेयर लेंगे। दूसरा क्या है, तो डेhiscent स्ट्रिपिंग इंडोथेलियम केराटोप्लास्टी। अब ये क्या होता है, ये मेनली परफॉर्म किया जाता है जब सिर्फ इंडोथेलियम डिफेक्टिव हो। अब मेनली ये होता कब है, तो जैसे कि फैको इमल्सिफिकेशन कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया, ट्रॉमा हो गया, तब मेनली ये करने को होगा। तीसरा क्या है, स्मॉल पैच ग्राफ्टिंग। ये स्मॉल डिफेक्ट के लिए होता है, जैसे कि थिकनेस या पार्शियल थिकनेस के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट है, ये मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट है। मतलब कि बहुत सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कौन सा होता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, क्योंकि कॉर्निया क्या है, एवेस्कुलर है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लैमिलर केराटोप्लास्टी है ना, ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता है पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी से। याद रखिएगा, लैमिलर क्या होता है, ज़्यादा सक्सेसफुल होता है पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी से। मैक्सिमम रिजेक्शन कहाँ से हो सकता है, तो एंडोथेलियम से हो सकता है। एलके क्या है, तो इसमें जो एलके मतलब लैमिलर केराटोप्लास्टी है, इसमें टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए समझते हैं थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी। थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी मतलब कि इसका इंडिकेशंस, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी का पढ़ते हैं। तो पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी का इंडिकेशंस पढ़ने से पहले एक टर्म को समझ लेते हैं, कॉर्निया अल्सर। जैसे कि हम कॉन्टैक्ट लेंस ये सब लगाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारे कॉर्निया में चोट लग जाते हैं, इसका ऊपर लेयर क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। जैसे कि ये हमारा इपिथेलियम है, एपिथेलियम में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा से चोट लग जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, थैनिंग हो जाएगा, जिसके कारण ये होता है। तो इसमें कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें मेनली पेनिट्रेटिंग थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी किया जाता है। इसका दूसरा नाम टेक्टोनिक ग्राफ्टिंग भी होता है। ठीक है, अब आते हैं इंडिकेशन ऑफ केराटोप्लास्टी में। सबसे पहले पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, जिसमें मोस्ट कॉमन अगर बोलेंगे कि कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो वो है सीडोफैकिया बुलस केराटोप्लास्टी। सीडोफैकिया मतलब कि लेंस निकाल दिया गया है लेकिन कैप्सूल है। बुलस केराटोप्लास्टी लिख देती हूँ, क्या है, सीडोफैकिया बुलस केराटोप्लास्टी। ये इसमें सबसे ज़्यादा ये पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी यूज होता है, मोस्ट कॉमन है ये वर्ल्ड वाइड में। बुलस मतलब कि इन्फ्लामेशन हो जाना, केराटोप्लास्टी तो कॉर्निया का हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। दूसरा नन हीलिंग अल्सर, जो अल्सर हम ठीक नहीं कर सकते। तीसरा कॉर्निया स्कार। देखिए, अगर ये सीडोफैकिया बुलस केराटोप्लास्टी है तो ये मोस्ट कॉमन हो जाता है वर्ल्ड वाइड। लेकिन अगर इंडिया में पूछे कि मोस्ट कॉमन इंडिकेशन किसके लिए होता है, तो कॉर्निया स्कार के लिए। ठीक है, कॉर्निया स्कार आपको पता है ना, कॉर्निया में क्या हो जाएंगे, स्कार दिखने लगेंगे। ये ऐसा क्यों होता है, या तो वहाँ पे ओपेसिटी हो जाएगा या नेक्रोसिस हो जाएंगे, ये सब के कारण। कॉर्निया डिस्ट्रोफी केराटोकोनस, ये मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है अमेरिका में। मतलब कि आपको केराटोकोनस में होता है क्या है, टाइनिंग ऑफ कॉर्निया, और क्या हो सकता है, केमिकल इंजरी। तो आपको ये तीन चीज़ तो आपको आँख बंद करके याद करना पड़ेगा। क्या, सीडोफैकिया बुलस केराटोप्लास्टी पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी का। कॉर्नियल स्कार मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है इंडिया में। केराटोकोनस मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है अमेरिका में। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं केराटोप्लास्टी का इंडिकेशन मेनली पेनिट्रेटिंग के लिए। ऑप्टिकल, थेराप्यूटिक, टेक्टोनिक,
कॉस्मेटिक मेनली इतना के लिए यूज होता है। ऑप्टिकल में कौन सा, तो इसमें मेनली विजन को इम्प्रूव किया जाता है और कॉर्निया ओपासिटी को सही किया जाता है। ओपासिटी मतलब कि जब कॉर्निया में अस्कार हो जाए, अपीयरेंस अस्कार कैसा होगा, या तो वाइट होगा या क्लॉदी होगा। बुलस केराटोप्लास्ट हो जाए मतलब कि कॉर्निया परमानेंटली स्वेल कर जाए, या एडवांस केराटोकोनस हो जाए, तब मेनली हमें ये करना चाहिए पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। ठीक है। थेराप्यूटिक, तो इसमें मेनली इन्फ्लेम कॉर्निया जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कन्वेंशनल थेरेपी का, तो उसमें हम थेराप्यूटिक करते हैं। टेक्टोनिक ग्राफ्टिंग, तो इंटीग्रिटी ऑफ आई बोन, जैसे कि कॉर्निया में परफोरेशन हो गया, कॉर्निया थाइनिंग हो गई, तो उसमें को दोबारा रीस्टोर करने के लिए हम टेक्टोनिक ग्राफ्टिंग करते हैं कॉस्मेटिक के लिए, ताकि आई सही अच्छा दिखे। ठीक है। अब आते हैं एंटीरियर लैमेला केराटोप्लास्टी। ये किस में होता है, तो ये मेनली इंडोलेंट कॉर्निया अल्सर में होता है, सुपरफिशियल कॉर्निया ओपासिटी में होता है, और लैटिस इंडोलेंट कॉर्निया अल्सर, इसमें मेनली क्या होता है, लिटिल कॉर्निया में अल्सर होता है। सुपरफिशियल, जो सुपरफिशियल पार्ट है वहाँ पर क्या होगा, ओपासिटी हो जाएगा, लैटिस डिस्ट्रोफी। अब ये जो लैटिस डिस्ट्रोफी है ना, ये रेयर इनहेरिटेड कंडीशन है जिसमें मेनली एमिलॉइड डिपोजिशन होता है कॉर्निया के स्ट्रोमा में। क्या ये एक आँख में होता है, नहीं, ये बाइलेटरल होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, और इसके कारण रिकरेंट कॉर्निया इरोजन होने का दर है, और इससे विजन भी कम हो जाता है, क्योंकि कॉर्निया में क्या हो जाते हैं, ओपासिटी हो जाता है। ठीक है। चलिए अब इसके आते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है, या तो एपिथेलियल का रिजेक्शन हो सकता है, या सब एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेट हो सकता है, स्ट्रोमल रिजेक्शन हो सकता है, इंडोथेलियल रिजेक्शन हो सकता है, या डिफ्यूज इंडोथेलियल रिजेक्शन होगा। तब इसमें क्या क्या हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो इंडोथेलियल रिजेक्शन होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि जो एपिथेलियम है ना, उसमें क्या हो जाएगा, रिजेक्शन लाइन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, जो मेनली स्ट्रेन दिखेगा फ्लोरोसेंस में। दूसरा सब एपिथेलियम इनफिल्ट्रेट, जिसको हम कायस डॉट भी कहते हैं, ऐसे डॉट की तरह आपको दिखेगा। ठीक है। तीसरा स्ट्रोमा रिजेक्शन, इसमें क्या होता है ना, आपको पता है स्ट्रोमा 90% थिकनेस रखता है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, एक का एक फुल थिकनेस में क्या हो जाता है, हेज हो जाता है, जो मेनली पहले से ही ग्राफ्टिंग के समय क्लियर किया गया था। चौथा इंडोथेलियल रिजेक्शन हो जाता है। इंडोथेलियल का काम क्या है, मेनली पंपिंग का काम है। तो वो उसमें क्या होता है, तो होता है पहला जो होता है खोदा डॉस्ट होता है। ये क्या है, ये डिमार्केटिंग हेल्दी लाइन है, किसके बीच में, तो डैमेज और अच्छा और ख़राब के बीच में ये एक लाइन बनता है, इसको कहते हैं खोदा डॉस्ट। ठीक है। अब क्या है, डिफ्यूज इंडोथेलियल रिजेक्शन विथ ए लॉट ऑफ केराटोप्लास्टी प्रिसिपिटेट। तो मेनली कौन कौन से आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, ये सिर्फ याद रखिएगा। हमारा एपिथेलियम रिजेक्ट करता है, दूसरा सब एपिथेलियम रिजेक्ट करता है। तो सब एपिथेलियम जो इनफिल्ट्रेट होता है उसको हम कायस डॉट कहते हैं। कौन सा डॉट, कायस, KAYES, कायस डॉट्स कहते हैं। स्ट्रोमा में रिजेक्शन मिलता है और इंडोथेलियम में रिजेक्शन मिलता है। इंडोथेलियम में रिजेक्शन मिलता है तो क्या होता है, तो हमारा एक लाइन बनता है, कौन सा लाइन, खोदोडॉस्ट लाइन बनता है हेल्दी इंडोथेलियम और डैमेज इंडोथेलियम के बीच में। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन समझ में आ गया। ठीक है। अब इंडिकेशंस तो मैंने पहले ही बता दिया है। अब डोनर टिश्यू की जो स्टार्टिंग में बताई थी कि पहला होता है ऑटो केराटोप्लास्टी, दूसरा होता है एलो केराटोप्लास्टी। एलो में हम डोनर टिश्यू का यूज करते हैं। तो चलिए थोड़ा डोनर टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। डोनर आइस क्या होता है, शुड बी रिमूव्ड एज अर्ली एज 6 आवर
ऑफ डेथ, मतलब कि किसी इंसान के मरने के विदिन 6 आवर में हमें जो डोनर टिश्यू है वो लेना चाहिए। जैसे कि कोई हम कॉर्निया ऐसे कोई थोड़ी देगा दान, कोई इंसान मर जाता है तो उसके कॉर्निया से हम ऑर्गन प्लांटेशन करते हैं, तो उसके मरने के विदिन 6 आवर हमें कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन कर लेना चाहिए। और ये स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल कहने का क्या मतलब है कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस ये सब का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अब चलिए डोनर कॉर्निया का इवालुएशन बायोमायोस्कोपिक कैसे करते हैं। तो एग्जामिनेशन मेनली होल ग्लोब का किया जाता है, पूरा आई का किया जाता है। बिना बिफोर प्रोसेसिंग टिश्यू ऑफ द मीडिया स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम निकाल रहे हैं और कहाँ स्टोर करना है ये नहीं पता है, तो फिर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं ना। इसलिए निकालने से पहले हमें मीडिया को कहाँ स्टोर करना है ये पता रहना चाहिए। जो डोनर का कॉर्निया टिश्यू है वो सही होना चाहिए, जैसे कि एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर, ये डिपेंड करता है कॉर्निया के एपिथेलियम पे। ठीक है, जो कॉर्निया है उसमें कोई भी HIV, हेपेटाइटिस, सेप्टिसेमिया, प्रायॉन्स, रेबिस, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि RB, रेटिनोब्लास्टी, ट्यूमर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये जो डोनर टिश्यू है ना, इसमें एज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये याद रख लिए। अब जो ये ग्रेड किया जाता है कि जो हमारा कॉर्निया है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ख़राब है, बहुत ख़राब है, ये डिपेंड करता है कॉर्निया के एपिथेलियम, स्ट्रोमा, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम मेम्ब्रेन के कंडीशन पे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो अब ग्रेडिंग के अनुसार देखते हैं कितने ग्रेड होते हैं इसके मेनली ग्रेड 5 होते हैं। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। जो ग्रेड 1 है वो एक्सीलेंट में आता है, ग्रेड 2 है जो वेरी गुड में आता है, ग्रेड 3 गुड, ग्रेड 4 फेयर, ग्रेड 5 पुअर में आता है। ठीक है, मतलब कॉर्निया का ये कंडीशन बता रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं एपिथेलियम डिफेक्ट एंड हेज। तो जब ग्रेड 1 की बात करें तो उसमें कोई भी एपिथेलियम में डिफेक्ट नहीं होगा, कॉर्निया का जो स्ट्रोमा है वो क्लियर होंगे, कोई भी आर्कुस सेनिलिसिस नहीं होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई भी फोल्ड नहीं होगा, इंडोथेलियम में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, तो वो एक्सीलेंट में आएगा। वेरी गुड में क्या होगा, एपिथेलियम में थोड़ा सा हेज दिखेंगे, हल्का हल्का, कॉर्निया स्ट्रोमा क्लियर होगा, आर्कुस सेनालिस स्लाइट होंगे, मतलब पूरी तरह नहीं लेकिन थोड़े से होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन में थोड़ा सा फोल्ड दिखेगा, लेकिन अभी भी इंडोथेलियम क्या है उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आएंगे। ग्रेड 3 मॉडरेट डिफेक्ट दिखेगा, कॉर्निया में ये जो स्ट्रोमा है उसमें थोड़ा क्लॉडीनेस होगा, आर्कुस सेनिलिस लेस देन 2.5 mm होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें क्या होगा, न्यूमरस सॉलो फोल्ड होंगे, इंडोथेलियम में क्या होंगे, वैक्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वैक्यूलेटेड सेल होगा। ग्रेड 4 और 5 में मेनली कॉर्निया डिफेक्ट और हेज के बारे में नहीं दिया है। ग्रेड 4 में मेनली स्ट्रोमा से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, मॉडरेट क्लॉडीनेस होगा, हैवी हो जाएंगे, आर्कुस सेनालिस मतलब 2.5 mm से ज़्यादा हो जाएंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत फोल्ड दिखेगा, इंडोथेलियम में मॉडरेट गुताते दिखने लगेंगे। ठीक है, अब ग्रेड 5 की बात करें तो मार्क क्लॉडीनेस उसमें ग्रेटर देन 4 mm आर्कुस सेनालिस हो जाएगा और मार्क गुताते दिखेगा। तो अब दो टर्म आया जिसको आपको समझ में नहीं आया होगा, एक तो आर्कुस सेनिलिस क्या होता है और दूसरा गुताते क्या होता है। ठीक है, देखिए जो पिक्चर दिख रहा है ना,
ये वाइट वाइट कलर का यही है हमारा आर्कुस सिनेलिस। तो आर्कुस सिनेलिस होता क्या है? तो ये एक हाफ सर्कल ऑफ ग्रे, वाइट और येलो डिपोजिट होता है आउटर एज ऑफ कॉर्निया का। ठीक है, ये मेनली होता क्यों है? तो ये मेनली मॉडरेट डिपोजिशन ऑफ फैट और कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के कारण होता है। ठीक है, अब ये गुताते क्या होता है? तो जब ऑकुलर एग्जामिनेशन डॉक्टर करता है ना, तो उसको स्मॉल एरिया ऑफ एबनॉर्मल मटेरियल मिलता है, जिसमें कि क्या होगा, हमारा इंडोथेलियल सेल लॉस्ट हो चुका होगा। इंडोथेलियल का जो पंप फंक्शन है वो लॉस्ट हो गया होगा। अब कॉर्निया अपना फ्लूइड को क्लियर नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण कॉर्निया में इदीमा हो गया है, जिसी को हम कहते हैं गुताते। तो ये मेनली 4 और 5 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब मेथड ऑफ कॉर्निया प्रिजर्वेशन, कॉर्निया को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं? तो 3 तरह से प्रिजर्व होता है। एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, एक इंटरमीडिएट टर्म के लिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म कहने का क्या मतलब है कि अप टू 48 आवर्स। इंटरमीडिएट स्टोरेज कहने का क्या मतलब है कि 2 वीक तक हम कॉर्निया को स्टोर कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म कहने का क्या मतलब है कि अप टू 35 डेज, मतलब 1 मंथ तक। मतलब अगर 48 आवर्स 2 दिन तक करना है तो शॉर्ट टर्म स्टोरेज, 2 वीक तक करना है तो इंटरमीडिएट स्टोरेज, और अगर लॉन्ग टर्म करना है तो 1 महीना स्टोरेज। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब स्टोरेज करेंगे कहाँ? तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्टोरेज करना है तो जितना जो ग्लोब है उसको 4 डिग्री सेल्सियस मॉइस्ट चैम्बर में हम प्रिजर्व करते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस पे मॉइस्ट चैम्बर में प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, ग्लोब को, पूरे आई को। अगर इंटरमीडिएट में करना है तो जो डोनर कॉर्निया है उसमें पहले हम करते हैं मैक काले कॉफमैन। ठीक है, उसको पहले क्या किया जाता है? पहले किस मीडियम में किया जाता है? तो मैक काले कॉफमैन मीडियम में किया जाता है, जो मेनली कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट उसके अंदर होता है। और कौन सा मीडियम हो सकता है? तो दूसरा ऑप्टीसोल मीडियम हो सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए सिंपल 4 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको मॉइस्ट चैम्बर में रख दीजिए। इंटरमीडिएट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो मैक कैरी कॉफमैन मीडियम में रखना होगा, या कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट इनरिच मीडियम में रखना होगा। अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लॉन्ग टर्म के लिए जो ऑर्गन है उसको ऑर्गन कल्चर मेथड यूज किया जाएगा, या क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड यूज किया जाएगा एट -70 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब सर्जिकल टेक्निक कैसे करते हैं पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी के लिए? तो सबसे पहले सर्जिकल टेक्निक के लिए 3 चीज़ें करना पड़ता है। पहला, जो डोनर कॉर्नियल बटन है उसको एक्सीजन करना। ठीक है, दूसरा, जो रिसिपिएंट कॉर्नियल बटन है उसको एक्सीजन करना। तीसरा, सूचरिंग करना कॉर्नियल ग्राफ्ट का। तीसरा, सूचरिंग ऑफ कॉर्नियल ग्राफ्ट। तो सबसे पहले आते हैं एक्सीजन ऑफ डोनर कॉर्नियल बटन। तो जो डोनर का कॉर्नियल बटन होता है ना, उसको कट करना चाहिए 0.25 mm लार्जर देन द रिसिपिएंट। जितना रिसिपिएंट का कॉर्निया का बटन है उससे 0.25 mm लार्जर कट करना चाहिए। उसके बाद टेक केयर करना चाहिए कि उसका एंडोथेलियम डैमेज ना हो। उसके बाद डोनर कॉर्निया को रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा? रिप्लेस करते हैं टिफायन ब्लॉक के द्वारा। उसके बाद बटन को हम काटते हैं और विद द हेल्प ऑफ ट्रिफाइन हम इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, दूसरा, एक्सीजन ऑफ रिसिपिएंट कॉर्नियल बटन।
अब रिसिपिएंट जिसके आई में ही ये कॉर्निया जाने वाला है उसमें क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉर्नियल ट्रिपाइन। ये सर्जरी में ट्रिपाइन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम पार्शियल थिकनेस इंसिजन करते हैं ताकि उसमें क्या हो सके, होस्ट कॉर्निया बन सके। अब एंटीरियर चैम्बर में इंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर ब्लेड नाइफ एंड एक्सीजन कंप्लीट हो जाता है जब हम यूज करते हैं कॉर्निया स्केलर सीजर। ठीक है, तीसरा क्या था, तीसरा है सुचरिंग ऑफ कॉर्नियल ग्राफ्टिंग इनटू द होस्ट वेद। ये मेनली या तो कंटिन्यूअस होता है या इंटरप्टेड होता है नायलून सूचर के द्वारा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि या तो डोनर का कॉर्नियल बटन को इंसिजन करेंगे या रिसिपिएंट के कॉर्नियल बटन को इंसिजन करेंगे या कॉर्नियल ग्राफ्टिंग करेंगे किसके द्वारा, ट्रिफाइन के द्वारा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में क्या आएगा, सबसे पहले होगा फ्लैट एंटीरियर चैम्बर, दूसरा क्या होगा आइलिस प्रोलैप्स, तीसरा क्या होगा इन्फेक्शन, चौथा क्या होगा सेकेंडरी ग्लाउकोमा, पांचवा क्या होगा, तो हो सकता है इपिथेलियम डिफेक्ट, और क्या हो सकता है प्राइमरी ग्राफ्टिंग फेलुअर। इतने मेनली अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिलेगा। लेट कॉम्प्लिकेशंस में तो ग्राफ्ट रिजेक्शन, क्योंकि कॉर्निया क्या है एवेस्कुलर है तो रिजेक्शन के चांसेस क्या हैं, कम हैं। फिर से डिजीज का होना, रिकरेंस ऑफ डिजीज और या सिस्टोइड मैकुला एडिमा का होना। ठीक है, तीसरा एस्टिग्मेटिज्म होना, मतलब वही फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, इसके कारण क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म होता है। ठीक है, लेट कॉम्प्लिकेशंस में आप ये भी देखिएगा कि ये मेनली इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ होस्ट के कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे में कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ठीक है, और जिसका डोनर का जो कॉर्निया मेरे में लगा है उसमें क्या होता है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिल नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। ये मेनली ऑकर होता है एज अर्ली एज 2 वीक, और कब तक हो सकता है ग्राफ्टिंग के बाद, तो वो 5-10 साल, कितना भी सब बहुत साल ईयर तक जाता है ये रिजेक्शन में। ये रिजेक्शन होता क्यों है, तो डिले इन हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स के कारण। अब रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो या तो रिसिपिएंट क्या हो, यंग एज का हो, रिसिपिएंट कौन, जिसको ये जो कॉर्निया लग रहा है, जिसको लग रहा है मतलब पेशेंट कह सकते हैं, या पहले ऑलरेडी आपको ग्राफ्ट फेलुअर हो चुका है, या आपके कॉर्निया में वैस्कुलाइजेशन हो गया है, या लार्जर ग्राफ्ट साइज है, या डोनर का एपिथेलियम में मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है। तो ये सब क्या है रिस्क फैक्टर हैं जो ट्रांसप्लांटेशन है उसके फेलुअर के। अब लास्ट है कॉर्निया का डोनेशन। क्या ये जिंदा आदमी कॉर्निया को डोनेट कर सकता है? नहीं, कभी भी कॉर्निया को लाइव पर्सन डोनेट नहीं कर सकता। तो क्या इसके लिए पहले से कंसेंट होता है? हाँ, जैसे कि कोई आदमी मर रहा है उससे पहले उसने कंसेंट बनाया है कि कॉर्निया को वो डोनेट करेगा, तभी ये डोनेशन होगा। इसको कहते हैं प्लेज, क्या PLEDG, प्लेज ऑफ कॉर्निया। अभी तक हमारे इंडिया में लास्ट ईयर सिर्फ 60,000 कॉर्निया डोनेट हुए हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितना था, 3 से 3.5 लाख कॉर्निया का रिक्वायरमेंट था। यहाँ तक समझ गए। अगर जब कॉर्निया निकालना रहता है तो उससे पहले उनके रिलेटिव को इन्फॉर्म करना रहता है। इसमें हैला मैचिंग, क्या HLA मैचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, और पर्सन के डेथ के विदिन 6 आवर ये कॉर्निया हमें निकाल लेना पड़ता है, जिसको हम प्रिजर्व करते हैं मैककैरी कॉफमैन में मीडिया में,
और इसमें प्रिजर्व 96 आवर्स तक हो सकता है। अब ये कॉर्निया डोनेशन का कंट्राडिक्शन क्या हो सकता है? तो कंट्राडिक्शन तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी पर्सन को HIV होया हुआ है, हेपेटाइटिस बी हुआ है, सेप्टिसेमिया हुआ है, रेबीज, प्रायॉन्स, रेटिनोब्लास्टोमा, मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, हेड या नेक कैंसर, तो वो कॉर्निया का डोनेशन नहीं कर सकता है। इसलिए डोनेशन निकालने से पहले कॉर्निया को ये सब देखा जाता है कि कहीं पर्सन को ये सब बीमारियां तो नहीं हैं। आशा है आपको ये कॉर्निया केराटोप्लास्टी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।